जिस तरह से आप महाराष्ट्र की शौर्य गाथाओं को देश भर में आप पढ़ रहे हैं, तो उसका कैसी प्रतिक्रिया आपको मिलती है देश भर के? परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा व भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो के कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को। एक युवा कवित्री के रूप में पिछले दिनों जो कुछ संतों के द्वारा बयान दिए गए थे, जिसको हम जेनजी पीढ़ी बोलते हैं आज के समय की, उसने काफ़ी कुछ अपशब्द लिखे हैं, काफ़ी बवाल काटा है। आप उसको कैसे देखती हो? मुझे लगता है कि जागरण मेरा उद्देश्य रहा। मैं चाहती थी कि महिला सशक्तिकरण को लेके, इतिहास को लेके, देश में जो इस समय काल परिस्थिति के अनुसार जो समस्याएं हैं उस पर कटाक्ष कर सकूं, बात कर सकूं। आज के सोशल मीडिया में एक युवा कवियत्री के रूप में आप कैसे संतुलन मिलाती हैं? क्या आपको भी सोशल मीडिया पे मैसेज आते रहते हैं फ्रेंडशिप को लेके, नंबर मांगने को लेके, अन्य तरीक़ों से, तो वहाँ आप बैलेंस कैसे मिलाते हैं? लोगों को खूब पढ़ा है तो इसका कारण भी ये भी एक कारण है कि पूरी तरह से वीर रस में डूबना चाहा है सदैव। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। और एक कारण कि मैं प्रचारकों के परिवार से हूँ, कार सेवकों के कुलवंश से हूँ, और नमस्ते सदावत्सल्य के नागपुर से हूँ, तो वो भी एक परिपाटी है जो मेरे साथ चलती है मेरी पहचान बन के। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। आज हमारे पॉडकास्ट की मेहमान हैं एक ऐसी युवा कवियत्री जिन्होंने मात्र 3 वर्षों में रंगमंच की दुनिया से अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। महाराष्ट्र की वीर भूमि से आने वाली श्रद्धा शौर्य, एक ऐसा नाम जो आज के समय में वीर रस की एक प्रतिनिधि के रूप में बन के उभर रही हैं। इनकी लेखनी में वो ताकत है जो सुनने वाले के रक्त में जोश भर देती है, और वो तेवर हैं जो समाज के आईने में साफ साफ दिखता है। श्रद्धा जी सिर्फ एक कवियत्री नहीं हैं, वे एक पूर्ण साहित्यकार हैं जो लगभग हर विधा में अपनी कलम चलाती हैं, लेकिन मंच पर जब वे वीर रस में अपनी आवाज़ उठाती हैं तो पूरा माहौल गर्वोन्माद से भर जाता है। हाल ही में इनकी एक शायरी कि तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया और आज के डिजिटल युग की विडंबनाओं पर एक करारा प्रहार किया है। मराठों की धरती से निकली यह आवाज़ आज ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना रही है। इनके शब्दों में वो शक्ति है जो युवाओं को प्रेरणा देती है, समाज को दिशा दिखाने का काम करती है। तो आइए मिलते हैं श्रद्धा शौर्य से और जानते हैं उनकी इस अनूठी काव्य यात्रा के बारे में। नमस्कार श्रद्धा जी। नमस्ते श्रद्धा जी, मैंने आपके बारे में आने के पहले काफ़ी रिसर्च की, आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे पढ़ के अच्छा लगा। जिस तरह के काव्य पाठ आप मंचों से करती हैं, युवाओं के अंदर जोश भरने का काम करती हैं, नई पीढ़ी के अंदर बदलाव लाने का काम करती हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जड़ हैं, आप मूल हैं महाराष्ट्र की वीर भूमि से हैं, तो क्या मराठाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं का आपकी काव्य पाठ पर भी असर पड़ता है, दिखता है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिन लोगों के साथ, जिन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ रहते हैं, उसका ज़रूर आपके व्यक्तित्व पर, आपके लेखन पर प्रभाव पड़ता है। तो एक तो कारण कि मैं वीरभूमि महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, पेशवा बाजीराव, इन कहानियों, इन वीर गाथाओं ने हमको पूरी तरह व्याप्त किया था। इन लोगों को खूब पढ़ा है तो इसका कारण भी ये भी एक कारण है कि पूरी तरह से वीर रस में डूबना चाहा है सदैव। और एक कारण कि मैं प्रचारकों के परिवार से हूँ, कार सेवकों के कुलवंश से हूँ, और नमस्ते सदावत्सल्य के नागपुर से हूँ, तो वो भी एक परिपाटी है जो मेरे साथ चलती है मेरी पहचान बन के। ठीक है, आपके नाम के साथ जो शौर्य है, तो क्या ये आपकी कविता की दिशा को भी दर्शाता है, और इसके पीछे कोई किस्सा है कि ये शौर्य कब से जुड़ा, कि आपके पारिवारिक नाम है, सरनेम है, क्या है इसके पीछे? मैं हमेशा एक मजाक में बात कहती हूँ कि मेरे परिवार का नाम बचाने के लिए इन लोगों ने मेरा नाम शौर्य कर दिया। मेरे परिवार द्वारा एक कार्यक्रम होता है छिंदवाड़ा में,
जो लगभग 70-75 साल पुराना कार्यक्रम है, वहाँ पे मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जाती तो शायद ऐसा लगता कि ये लड़की रिजर्वेशन से आई है, अपने चाचा ताऊओं के कारण पहुँच गई है। तो पत्रिका पे मेरा नाम मेरे ताऊजी ने श्रद्धा शौर्य करके छाप दिया था। उसके बाद मुझे बताया गया कि हाँ अब तुम चेंज कर लो। तो ये कोई प्रयत्न नहीं किया गया था या ये मेरा सरनेम भी नहीं है, ये बस एक अपने आप हो गया। लेकिन इस नाम का मेरे साथ बहुत प्यारा संयोग बन गया। मैं आपसे एक पर्सनली जानना चाहूँगा, मैंने जो अभी तक सुना है अनुभवों में कि एक नाम का व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, आपके ताऊ जी चाचा जी ने आपको ये उपनाम दिया, तो आपको क्या ऐसा कभी लगा कि इस उपनाम के आपके नाम से जुड़ने से आपके व्यक्तित्व में भी कुछ अंतर या परिवर्तन आया? बिल्कुल, मुझे मेरा ये मानना है कि नाम आपके व्यक्तित्व को भी बदलता है, आपके भाग्य को भी बदलता है। और मैंने ये दोनों बदलाव जिस क्षण से ये नाम मुझसे जुड़ा है उस क्षण से देखा है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, मुझे बड़ा कृतज्ञतापूर्ण भाव आता है कि ताऊ जी ने ये इतना सुंदर नाम जो मेरी कविताओं के बिल्कुल अनुरूप है वो मुझे दे दिया। उसके बाद शायद ये मेरी पहचान बन गई। ठीक है, आपको रंग काव्य पाठ करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, तो 3 वर्ष के इस सफ़र में आपने काफ़ी नाम बना लिया है। क्या बड़ी चुनौतियां आपको देखने को मिली और क्या बड़ी उपलब्धि आप मानती हो कि आपको इन 3 वर्षों में इस रंगमंच ने दिया है? सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तो यही है कि आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र से जब हिंदी कविताओं के मंचों पर आना चाहते हैं तब बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गोष्ठियाँ नहीं होती नागपुर में। जैसे आपने देखा होगा अभी भोपाल में कुछ देर में एक गोष्ठी के लिए ही मैं भी और शायद आप भी जाने वाले हैं। तो हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, प्लस मंचों तक कैसे पहुँचना है ये भी हम नहीं जानते थे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि पहले तो वो मीटर में कैसे लाया जाए, छंद में कैसे लाया जाए, किससे सीखा जाए। वो तो सरस्वती की कृपा रही कि चीज़ें साध्य होती गई, किताबें आती गई, पढ़ती गई और मैनेज होता गया। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि अहिंदी भाषी क्षेत्र से निकलकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपना नाम स्थापित करना, अपने लिए अवसर प्राप्त करना और सदैव आपको बाकी लोगों से ज़्यादा यात्रा करके पहुंचना है। ये भी एक समस्या ही है। बाकी लोग, वो कौन बाकी लोग हैं? मतलब अन्य हिंदी भाषी कवि या कवि परिवार से निकलने वाले कवि, अन्य वो कौन? हिंदी भाषी से भी मेरा तात्पर्य है हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले। तो कार्यक्रम जब होते हैं वो साधारणतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन जगहों पर होते हैं। महाराष्ट्र में कवि सम्मेलन कम होते हैं, हिंदी कवि सम्मेलन ओके, तो आप बेस्ड महाराष्ट्र हैं। आपको जो पहला रंगमंच मिला था वो लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही मिला था? भोपाल में मिला था। भोपाल में मिला था, ठीक है। तो आपका यही कहना है कि महाराष्ट्र में कम मौके आज भी आपको मिलते हैं हिंदी भाषी कार्यक्रमों के? हाँ, क्योंकि कार्यक्रम ही कम होते हैं। ठीक है। तो लेकिन जिस तरह से आप महाराष्ट्र की शौर्य गाथाओं को देश भर में आप पढ़ रहे हैं, तो उसका कैसी प्रतिक्रिया आपको मिलती है देश भर के? प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी मिलती है, स्पेशली सोशल मीडिया से बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि अब हर एज ग्रुप का व्यक्ति वहाँ जुड़ा हुआ है। वहाँ से फिर पहचान बनने लगती है। कई बार कॉल्स आते हैं कि हमने रील देखी, हमने वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा। और आप अभी उपलब्धि के विषय में बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि छोटे छोटे बच्चों के वीडियोज़ मुझ तक आते हैं जो मेरी कविताएँ पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कविताओं को सार्थकता मिल रही है। हम जब तक अपना इतिहास, अपना साहित्य आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकेंगे, तब तक इस साहित्य का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आपने जैसा बताया कि आपके ताऊ जी चाचा जी ने जो आपके नाम के साथ उपनाम दिया है, उसके पहले क्या आपने सोचा था कि आपको वीर रस में ही लिखना है? वीर रस में लिखना है, इससे ज़्यादा वीर रस में ही पढ़ना है। प्रस्तुति सदैव वीर रस में देनी है। हाँ, आप कई सारे रस में लिखती हैं, मैंने पढ़ी आपकी, लेकिन आप प्रस्तुति आपकी देखते हैं वीर रस में। इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि जागरण मेरा उद्देश्य रहा। मैं चाहती थी कि महिला सशक्तिकरण को लेके, इतिहास को लेके, देश में जो इस समय काल परिस्थिति के अनुसार जो समस्याएं हैं उस पर कटाक्ष कर सकूं, बात कर सकूं। मेरी कविता किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा भी बदलाव ला सके तो उस कविता की सार्थकता है, मेरे काव्य पाठ की, मेरी यात्रा की सार्थकता है। इसीलिए मंच पे मैंने सदा वीर रस को चुना। ठीक है,
आपकी एक प्रसिद्ध कविता है कि तुमने सारी शर्म बेच दी एक रील के खातिर। क्या आप मानती हो कि आज का सोशल मीडिया ने हमारी संस्कृति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, और अगर किया है तो आप कैसे देखते हो उसे? बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये देश पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं का देश रहा है। रानी पद्मिनी जो अपना शील बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए जौहर कुंड में कूद जाती है, लेकिन उन्होंने किसी खिलजी के हाथों आना स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ एक क्षणिक प्रसिद्धि के लिए, कुछ 10-5 रुपयों के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए लड़कियाँ उतारू हैं अपनी सारी शर्म बेच देने के लिए। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हम जिस परिपाटी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये सब होना कितना बुरा है। और समस्या ये है कि ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, 14-15 साल की बच्चियों से लेके 50 साल की अधेड़ उम्र की महिलाओं तक सब ये कर रहे हैं, और उनके देखने वालों में भी बिल्कुल बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा क्रियाकलाप है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था को कितनी बुरी तरीके से हैम्पर कर रहा है। तो मुझे वास्तव में इस बात का बहुत दुख है। ठीक है, आप एक कवि हैं और आप कविता के माध्यम से मंचों से जागरूक करने का प्रयास करती हैं। अभी ताज़ी घटना है, नेपाल में सरकार ने इसी सोशल मीडिया को बैन किया और पूरे देश के हज़ारों युवाओं ने संसद पर चढ़ाव कर दिया। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि कैसे हम युवाओं को जागरूक कर सकते हैं, कैसे इन सब से बचा सकते हैं? देखिए, तानाशाही तो कहीं अच्छी नहीं लगती मुझे। आप जागरूकता ही करवा सकते हैं। आप किसी चीज़ को बंद यदि करेंगे ना, आप जिस चीज़ को छुपाने का प्रयास करेंगे, सप्रेस करने का प्रयास करेंगे, लिवरेज एक कंसेप्ट होता है, आप जितना किसी चीज़ को बंद करने का प्रयास करेंगे वो उतने दुगनी तेज़ी से विस्फोट होगा उसका। तो मुझे ये लगता है कि घर में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है, पेरेंटिंग में जागरूकता होना आवश्यक है। मुझे लगता है हमारी आपकी जो पीढ़ी है वो आखिरी पीढ़ी थी जिनकी माँओं ने उनको लोरियाँ सुनाकर सुलाया है ना। अब तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके हाथ में यूट्यूब दे देती है ताकि वो एंगेज रहे और माँ की कोई सहूलियत ख़राब ना हो, उसका समय ख़राब ना हो। तो यदि आप 5-6 महीने के बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो आप कितना सर्विलेंस रखोगे उस पर? वो क्या देख रहा है ये आपको कब तक पता चलेगा? जितना आप स्क्रीन देंगे। अच्छा, एक समस्या और है कि पढ़ना किसी को नहीं है। केवल मार्क्स लाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी किताबें पढ़ी जा रही है। तो उनको पता ही नहीं है कि ये जो आज़ादी है, ये जो स्वतंत्रता है, इसके लिए कितने रण लड़े गए हैं, कितनी समस्याएं झेली गई हैं, इज्जत बचाने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस हुए हैं। और फिर घर में माहौल ये बना हुआ है कि पिताजी भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, माताजी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हैं, कोई बड़ी दीदी है, भाई है, वो रीलें बना रहा है। तो उनको ये पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? और जब आप ही उसके एडिक्ट हो तो आप अपने बच्चे को कैसे बताएंगे? एक तो आपने ये बता दिया। अब मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को, पाठकों को, आपकी उस काव्य पाठ को सुनाइए जिससे वो समझ पाएँ कि आखिर हम क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। इसकी भूमिका में मैं केवल इतना बताना चाहूँगी कि कई माध्यम हैं हमको पथभ्रष्ट करने के तैयारी में, केवल सोशल मीडिया नहीं। जैसे यदि आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी एक मूवी बनी। पंडित बाजीराव बल्लाळ इस देश के सबसे बड़े योद्धा थे। उस मूवी में उस इतने बड़े व्यक्तित्व को केवल दारूबाज और लड़कीबाज दिखाने का प्रयास किया गया। ये सारे प्रयास हमारे इतिहास के विरुद्ध सायास किए जा रहे हैं ताकि हमारी पीढ़ी खराब हो सके। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो के कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो के कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो के कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो के कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो के कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो के कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। वाह, क्या बात। हमारी इतनी सारी क्षत्राणियाँ केवल अपनी लज्जा बचाने के लिए जौहर कुंड में कूद जाती है और केवल कुछ व्यूज़ के लिए हमारी लड़कियाँ
सोशल मीडिया पर अर्धनग्न होने के लिए तैयार है, ये बहुत विद्रूप परिस्थिति है। एक युवा कवित्री के रूप में पिछले दिनों जो कुछ संतों के द्वारा बयान दिए गए थे, जिसको हम जेनजी पीढ़ी बोलते हैं आज के समय की, उसने काफ़ी कुछ अपशब्द लिखे हैं, काफ़ी बवाल काटा है। आप उसको कैसे देखती हो? संतों का काम है सामाजिक समस्याओं पर बोलना, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और प्रेमानंद जी की विशेष रूप से जो टिप्पणी थी उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने तो केवल आपको आईना दिखाया है, और यदि आप आईना नहीं देख पा रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आपके चेहरे में, आपके चरित्र में कोई खोट है। आज जो तलाक की समस्या बढ़ती जा रही है, परिवार नहीं संगठित रह पा रहे, 28-29 साल तक शादियां नहीं होती जनरली, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है कि आप कई बार कई रिलेशंस में रह चुके हैं, आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे, आप 100% किसी को दे ही नहीं पाएंगे। और आपको पता है कि बाहर आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, और कितनी बुरी चीज़ें इस समय समाज में फैली हुई है। मे इट बी ओपन रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें तो मेरे समझ में भी नहीं आती है कि क्या क्या चल रहा है। सत्य बात। तो हम जिस परिपाटी को जीते हैं, जो हमारे यहाँ आश्रम दिए गए हैं कि इस समय तक आपको गृहस्थाश्रम में रहना है, इसके बाद वानप्रस्थाश्रम में रहना है, ठीक है, आप सारी चीज़ें मत फॉलो कीजिए, पर जो बेयर मिनिमम आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। और जब किसी संत ने आपको आईना दिखा दिया तो आपकी इतनी तिलमिलाहट हो उठी क्योंकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। ठीक है, आप मुंबई में रहती हैं? नागपुर में रहती हैं, सॉरी। नागपुर में आज के सोशल मीडिया में एक युवा कवियत्री के रूप में आप कैसे संतुलन मिलाती हैं? क्या आपको भी सोशल मीडिया पे मैसेज आते रहते हैं फ्रेंडशिप को लेके, नंबर मांगने को लेके, अन्य तरीक़ों से, तो वहाँ आप बैलेंस कैसे मिलाती हैं? हाँ, वैसे तो मेरी जो ईश्वर की दया से छवि बनी वो बिल्कुल दीदी वाली छवि बनी है। मुझे इस मामले में बहुत कम समस्याएं हुई, ये मैं हमेशा इसको बोलती हूँ कि मेरे राम जी की कृपा है और कुछ नहीं। लेकिन 100 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनके मैसेज आएंगे। बीच में चीज़ें वायरल हो गई, अभी मेरे ख्याल से मेरे कुछ 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उनमें तो कोई ऐसा रहेगा ही ना कैरेक्टर जो परेशान करेगा। इंस्टाग्राम पे आधी रात को कॉल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। संतुलन तो यही बनाते हैं कि अब मैं चिंता नहीं करती, जो चल रहा है उसको जितना इग्नोर किया जा सके उतना करती हूँ, और यदि किसी को समझाना हो तो समझाने की भी ताकत रखती हूँ। अपने काव्य पाठ के इस 3 साल के सफ़र को आप कैसे देखती हो? आज आप खुद को कहाँ खड़ा पाती हो? मैं तो अभी भी विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, और बस ईश्वर की ये कृपा है। आज इन 3 सालों में मुझे लगता है कि मैं जिन नन्ही कोपलों तक अपनी कविता पहुँचाना चाहती थी वो पहुँचने लगी है। अब आगे शायद मैं और बड़ा करना चाहती हूँ ये काम, या और लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो जागरण की इच्छा थी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि कविता कल्याणी मुझे इसमें बहुत मदद कर रही है। ये जागरण का भाव कैसे आया आपके मन में, कब आया? मतलब एक कवि के रूप में जागरण का भाव आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, तो ये आपके अंदर कब और कैसे आया? मैंने मेरे परिवार में ये चीज़ें बहुत देखी हैं। मेरे घर में दो प्रचारक हैं, मेरे पिताजी स्वयं विस्तारक रह चुके हैं, तो हम ये सब चीज़ें देखते रहते थे। संकार्यालय आना जाना रहता था, खूब बौद्धिक सुने हैं, और फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो कारण है वो मेरी स्कूल भी है। मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले जिन्होंने सही समय पर सही बातें समझाई, खूब किताबें पढ़वाईं, और इन सब का जो एक मिला जुला असर रहा वो यही रहा कि केवल पैसा कमाने के लिए, केवल प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करना है। आप समाज को यदि कुछ दे नहीं सकते फिर आप काहे के कवि। ठीक है, तो एक कवि के रूप में आपकी सबसे पसंदीदा कविता जो आप जब भी उसको पढ़ती हो या गाती हो तो आप तरोताज़ा हो जाती हो कि ये मैंने लिखा है, मुझे विश्वास नहीं होता है? मेरा एक गीत हुआ था, मुझे लगता है 1-1.5 वर्ष पहले, राम सब मंगल करेंगे। मुझे इस पंक्ति में ही सब कुछ है। पूरा गीत तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ताना बाना है। तो आप एक मुखड़ा को जो आपको अच्छा लगता हो। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है,
उसके मन में काफ़ी प्रश्न होते हैं, क्योंकि उसका पूरा जीवन बदलने वाला है। लेकिन उसकी माँ के संस्कारों ने दिया हुआ वो विश्वास कि राम सब मंगल करेंगे, ये मेरे मन के इसलिए भी करीब है क्योंकि अब मुझे लोग समझाते हैं, अरे चिंता मत करो, राम सब मंगल करेंगे। तो जब आपकी लेखनी उक्ति बनने लगती है तो ये उसकी सार्थकता है। 7 फेरों के लिए बढ़ते हुए 2 चरण पावन, कह रहे हैं धैर्य रखना, राम सब मंगल करेंगे। राम को कितना मनाया प्रिय तुम्हें वर रूप में दे, राम को कितना मनाया प्रिय तुम्हें वर रूप में दे, मांग ले मुझसे मुझे ही पर तुम्हें हर रूप में दे। आज होते दिख रहे हैं फलित व्रत उपवास सारे, एक होने जा रहे हैं भाग्य के बिखरे सितारे, तब नैन से बरस कर शुभ प्रीति के कमनीय सावन, कह रहे हैं धैर्य रखना, राम सब मंगल करेंगे। क्या बात है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रा अध्यात्म की तरफ, सनातन की तरफ जा रही है, लेकिन वो जाती हुई सिर्फ दिख रही है, उसका सार्थकता नहीं नज़र आ रही है कहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह के माहौल बना हुआ है, माहौल में परिवर्तन कुछ नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है कि इस तरह के काव्य पाठ वो एक दिशा दे पाएंगे? ज़रूर दे पाएंगे। साहित्य सदैव दिशा देता है। वो फिर बाबा तुलसी की पीढ़ी हो, दिनकर साहब की पीढ़ी हो, प्रसाद जी की पीढ़ी हो या हमारी पीढ़ी हो, कुछ ना कुछ जागरण का काम, दिशा देने का काम साहित्य ज़रूर करेगा। लेकिन ये जो आपने अभी बात कही कि हमको केवल लग रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, समस्या फिर वही है, इनको माला लेके फ़ोटो डालनी है, हाँ, स्टोरी लगानी है। बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो हमने तो सदैव जाप करने के लिए थैली ली, हमने दिखाया भी नहीं कि हमने कितना जाप किया है, या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के ऐसा करने से, कुछ बड़े लोगों के ऐसा करने से बाकी लोग प्रेरित होते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन ये जो अभी जो पीढ़ी है, जेनजीज बेसिकली, इनको केवल दिखाना है कि ये आध्यात्मिक हो रहे हैं, इनको पढ़ना नहीं है। आप भागवत गीता पढ़िए, आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए, आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आएगा वो बहुत बड़ा होगा। फिर आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम भगवान से जुड़े हैं, हम आध्यात्म से जुड़े हैं, हम सनातन से जुड़े हैं। ठीक है। भविष्य में वीर रस के अलावा और किस विधा में आप लिखना चाहोगी या और उसमें बेहतर करना चाहोगी? आपको लगता है कि इस विधा में भी मुझे अभी और थोड़ा बेहतर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? गीत मेरे मन के बहुत करीब है और लिखती तो मैं आज भी हूँ, लेकिन यदि संभव हुआ कभी जीवन में गीतों को किसी सार्वजनिक पटल पर ला सकूं या कभी कोई किताब उसकी आ सके, तो मुझे लगता है मैं अपने गीतों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। क्या आप अपने गीतों को किसी बड़े मंच पर भी देखती हैं, जैसे कि किसी पिक्चर में, किसी मूवी में, इस वहाँ भी आप ऐसा प्रयास करती हैं, सोचती हैं, कल्पना में है आपकी? कल्पना में तो खैर है, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको शायद मैं मंच से कभी नहीं पढ़ूंगी, तो ऐसे ही किसी माध्यम से लाने का प्रयास किया जाएगा, यदि संभव हुआ, यदि ईश्वर की कृपा रही तो अवश्य। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगी, खासकर उन लड़कियों को जो कविता और साहित्य की दुनिया में आना चाहती हैं? बहुत छोटी सी सलाह है, पर यदि मान लिया जाए तो बहुत काम की है। ज़्यादा पढ़िए और कम लिखिए। आप जब 100 पन्ने पढ़ते हैं तब आपको सरस्वती की वो 10 पंक्तियों वाली कृपा होती है। जब अच्छा इनपुट जाएगा ना, तभी अच्छा आउटपुट आएगा। तो मुझे लगता है पढ़ना बहुत आवश्यक है उन लोगों के लिए जिनको आगे बढ़ना है। और फिर दूसरी बात कि आप कवि हैं, आप समझौते मत कीजिए। कवि और पत्रकार जिस दिन समझौते कर लेते हैं, उस दिन उनके व्यक्तित्व की जो आभा है वो मर जाती है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि इस काव्य पाठ की दुनिया में महिलाएं कहाँ हैं? क्या वो माहौल उतना अच्छा है कि आसानी से नई महिलाएं या नई बच्चियां या नए कवि इस काव्य पाठ की दुनिया में आ सकें? और क्या वहाँ भी कुछ सामाजिक ऐसी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है? कुछ कुरीतियाँ तो महिलाओं के लिए है ही, क्योंकि ये ग्लैमर से रिलेटेड फील्ड है। लेकिन मुझे लगता है अब सोशल मीडिया के ज़माने में एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सोशल मीडिया का ये बड़ा अच्छा पहलू है कि वो आपको एक्सेसिबिलिटी देता है।
आपका कंटेंट सीधे उन आयोजकों तक पहुंच रहा है जो कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, जो आपको मंच देना चाहते हैं, जो आपको बुलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ये एक फ़ायदा नए कवियों को, नई कवित्रियों को अवश्य हो रहा है कि वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, वो दुनिया तक पहुंच पा रहे हैं, मंचों तक पहुंच पा रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी तरफ से ये सलाह भी है उन नए कवियों को कि वो जब अपनी इस काव्य पाठ के सफ़र को शुरू करें तो अधिक से अधिक वीडियोस को बनाएं और उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप किसी गुलदस्ते को किसी कमरे में रखेंगे तो उसकी जो खुशबू है वो ज़रूर पूरे कमरे में फैलेगी। तो आप जब पहुंचाने लगेंगे ना कंटेंट, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी कविता अच्छी है, आपका लेखन अच्छा है, तो वो ज़रूर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो आपको एक व्यवस्थित मंच दे पाएगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल या आखिरी इच्छा आज के पॉडकास्ट की, एक कोई आपकी बेहतरीन कविता हो जाए जो हमारे दर्शकों को समा बांधे कि आज तो दीदी को सुन के, जैसा कि आपने बोला सारे दर्शक आपको दीदी के रूप में देखते हैं, तो दीदी को सुन के तो आनंद आ गया। एक कविता जो हाल ही में लिखी है, मेरे थोड़े विचार क्रांतिकारी है। मुझे लगता है कि इस देश की जो सबसे बड़ी वीरांगना हुई महारानी लक्ष्मीबाई, उनको जब विशेषण देने की बारी आई, जब उनको विशेषण देने का समय आया, तो हमने उन्हें मर्दानी कह दिया। संभव है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय ये सही रहा होगा, पर मैं मानती हूँ कि अब इस दौर में जहाँ महिलाएं पुरुष होने पर उतारू हो चुकी हैं, वहाँ किसी महिला की वीरता को मर्दानी कहना गलत है। तो कविता सुनिएगा। यदि रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं है तो वो क्या है? लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी अड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी अड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में खड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों अरिशेष उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का काम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का नाम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा पौरुष की नई निशानी थी, अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। क्या बात, बहुत आभार, बहुत आनंद आ गया। और मैं आशा करूंगा हमारे दर्शकों से कि निश्चिंत ही आपको यह कविताएं, यह काव्य पाठ और श्रद्धा शौर्य जी का सफ़र सुन के प्रेरणा मिलेगी और सीख मिलेगी कि ज़िंदगी में हमारी शुरुआत कहाँ से होती है यह मायने नहीं रखता है, हम उस सफ़र को कैसे जी रहे हैं, कैसे उस सफ़र में सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मंजिल क्या है, उस मंजिल को देखते हुए आगे के लिए हम विचार कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हमारे अगले नए मेहमान के साथ हम कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। श्रद्धा जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।